नमस्ते बच्चों, आज हम लोग जैक बोर्ड का 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स का डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं। सारे के सारे पिछले 10 साल के जो जैक बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए हैं 25, 15 या 35, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फाइनली हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़े रहिए, और इसका पीपीटी या क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन और पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। और हाँ, ध्यान रहे, अगर आप इस सीरीज को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज, उसके बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज को अगर आप कंप्लीटली वीडियो देखते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि आप 70 में कम से कम 65 मार्क्स आप जरूर लेके आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, खुद भी देखिए और दूसरों को भी लाभ पहुंचाइए। ठीक है, कंटिन्यूअस हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों का लेके आ रहे हैं। ठीक है, जैक बोर्ड के लिए। ठीक है, तो चलिए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है उस स्क्रीन पे है, इसको प्रेम से पढ़िए आप लोग। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ऑफ एन potential of an electric dipole vary with distance r as तो याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण होता था उसका एक जनरल फॉर्मूला है हमारे पास, E इज इक्वल टू 1/4πε0 P बाई आर क्यू और स्क्वायर रूट के अंदर 1+3 cos स्क्वायर थीटा। जहां थीटा का आप वैल्यू 0 लीजिए या 90 डिग्री अकॉर्डिंगली एज एक्सिस पे आपको निकालना है या फिर एक्सिस पे परपेंडिकुलर। तो देखिए यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वैरी करता है, आर की, तो 1/r क्यू। अब किसी में आर क्यू है नहीं, देख लीजिए ध्यान से आप लोग, किसी में आर क्यू है क्या, तो नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, और तो ऑब्वियस है कि हमारा 1/r जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या 1/r से वैरी करेगा, है ना। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग, अगर आपको ये अगर निकालना है कि v का वैल्यू क्या होता है सर बता दीजिए, तो ये हो जाता है बेटा 1/4πε0 और p cos थीटा और बाई आर, p cos थीटा बाई आर जो भी होता है, लेकिन ये वाला ऑप्शन हमारा। चलते हैं, कहता है चार्ज पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4.2 into 10 to the power minus 4 मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड 2.1 into 10 to the power minus 10 वोल्ट पर मीटर, इट्स मोबिलिटी। देखो बेटा, मोबिलिटी का जहां तक सवाल है तो मोबिलिटी क्या होता है, म्यू से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाटा को क्या करेंगे, पुट कर देंगे और म्यू को निकाल देंगे। तब वीडी का वैल्यू कितना है, ये देखो इतना है, तो लिखेंगे क्या, वीडी 4.2 10 to the power minus 4 डिवाइडेड बाई क्या 2.1 10 to the power minus 10। तो हमारा ये 2 into 10 to the power 10 में से 4 गया 6, 2 into 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, है ना। ये तो सिंपल डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला होता है, या आप इसको क्या कहिएगा, जो डिफाइंड किया गया है मोबिलिटी, उस पे ये डायरेक्ट हम आंसर निकाल दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए ध्यान से। द मैग्नेटिक फोर्स F ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L, ये L है, इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B, ये तो डायरेक्ट है। F जो होता है बेटा, याद करिए I L और क्रॉस B, याद करिए यही होता है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। यहां पे जरा सा वेक्टर लगेगा, है ना, I L क्रॉस B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैविंग 100 टर्न्स कैरीज ए करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप क्या होता है, याद करिए। सर्कुलर लूप के ऊपर अगर जनरल हम आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं, B इज इक्वल टू होता है बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई अपॉन आर, आई इंटू थीटा। चूंकि यहां पे क्या है, यहां पे ये कंप्लीट क्या है, कंप्लीट सर्किल है, तो कंप्लीट सर्किल है तो थीटा का वैल्यू क्या डालेंगे यहाँ पे बेटा जी, थीटा का वैल्यू जो हम लोग डालेंगे
थीटा का जो वैल्यू डालेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आई अपॉन आर आई इंटू थीटा का वैल्यू 2 पाई डाल देंगे। क्लियर? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू क्या होता है याद करिए तो 10 टू द पावर -7 कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इनटू आई कितना है, आई कितना है 3.2 एम्पियर, ठीक है, और रेडियस क्या है भाई तो 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर हो जाएगा, है ना, आई इंटू 2 पाई। इतना फील्ड किसके कारण हुआ, एक टर्न के कारण, मतलब एक लूप के कारण। हमको पूछ रहा है 100 टर्न्स का कॉइल है, तो इसको क्या करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बी टोटल, इसको 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हटा दिए तो ये तो 32 हो गया, हाँ ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 100 इंटू 10 टू द पावर -7 आई इंटू 32 आई इंटू 2 पाई। इसको आप लोग कैलकुलेट करिए, तो ये कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो कितना वैल्यू लगभग आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -5, है ना, 10 टू द पावर -5, और ये हो जाएगा 32 दूना 64, 64 इंटू 314, तो 4 चौक 16 की 6 बाकी 1 4 1 5, 3 चौक 12, 4 छक 24 की 4 बाकी 2, 1 छक छोड़ 2 8 और 3 छक 18, 6 5 4 9, 8 2 10 की 0 बाकी 1, 8 1 9 1 10 की 0 बाकी 1, 1 और 1 2, तो ये 0.2 अंक के बाद यानी कि 200.96 इंटू इसको लिख सकते हैं 200.96। अब इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, ये इसको लिख सकते हैं हम लोग 2.001 लगभग इंटू 10 के पावर -3, 2.001 लगभग 10 टू द पावर -3, ये वाला ऑप्शन हमारा। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, कैलकुलेशन तो हम लोगों से ज्यादा आपका तेज होगा, कैलकुलेशन से आप लोगों ने घबराना नहीं है, थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन आ रहा है तो थोड़ा सा उस पर धैर्य रख के हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो लगता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप, यस क्लोज्ड लूप बना सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्लोज्ड लूप नहीं बना सकता, लेकिन यहां पर में क्लोज्ड लूप बना सकता है, तो ये तो करेक्ट है, मतलब ये सही बात है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, फील्ड लाइन के बारे में। द टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट अ गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये भी है ना। द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही है। कहता है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट तो नहीं कर सकता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा नंबर 4, इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरसेक्ट करेगा तो दो डायरेक्शन हो जाएगा वहां पे फील्ड का, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट, इनसाइड ए बार मैग्नेट, तो एक बार मैग्नेट बना लेते हैं। इधर अगर नॉर्थ पोल हो, इधर साउथ पोल हो, तो नॉर्थ पोल से क्या होता है ओरिजिनेट होता है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इस पे क्या टर्मिनेट होता है, अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। आप पढ़िए आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नहीं, इनसाइड बार मैग्नेट, आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, यस, ये 2 नंबर जो है हमारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल ऑफ n टर्न्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हेल्ड विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड। जैसे ये अगर हमारा n टर्न है, कॉइल है, ये n टर्न्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, इसका एरिया कितना है बेटा A विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड, फील्ड मतलब इसी के प्लेन में है, ये हमारा फील्ड है, और एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा बाहर की तरफ हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा एरिया वेक्टर है। मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो याद करिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारा होता है phi b इज इक्वल टू b डॉट ए। अब यहां देखो एरिया वेक्टर तो इस प्लेन पर क्या होगा परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन पर है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, थीटा क्या हो गया बेटा जी बी ए कॉस 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो हमारा ये 4th नंबर ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई बड़ा बात नहीं था, डायरेक्ट ही जो डिफाइन किया गया है मैग्नेटिक फ्लक्स उसको हमने यूज किया यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन अ वायर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो सबको रटा हुआ होगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। If number of turns in primary and secondary coil is increased to 2 times each, the mutual inductance, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस हम डिराइव करवाए थे क्लास में भी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है दो कॉइल तो उसके नंबर ऑफ टर्न के क्या होता है, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, C ले लें और N1 इंटू N2 कर दें। मान लेते हैं कि जब टर्न का नंबर बढ़ा दिया गया तब म्यूचुअल इंडक्टेंस हम M डैश अगर मान लें तो ये क्या हो जाएगा, C इंटू N1 को 2N1 लिखो और N2 को भी 2N2, चूंकि दोनों का नंबर ऑफ टर्न क्या कर दिया गया, ट्वाइस कर दिया गया है। इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इंक्रीज टू 2 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 4 इंटू CN1, CN1 इंटू क्या है, M है, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा अगर डबल कर दिया गया नंबर ऑफ टर्न्स को तो बिकम्स 4 टाइम्स। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भारी भारी सवाल नहीं है, बस आप लोग जुड़े रहिए, बहुत आसान आसान सवाल है। बस इस सीरीज को आप लोग प्रॉपर कंसंट्रेट होकर के देखिए, 65 नंबर आपका पक्का है। चलिए, a 100 ohm resistor is connected to a 220 volt 50 hertz AC supply. The RMS value of current in the circuit is, रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम और कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। अच्छा ठीक है, देखो इसमें ध्यान ये देना आप लोग कि यहां जो ये वोल्टेज देता है, कौन सा वोल्टेज देता है, याद रखना आरएमएस वोल्टेज देता है। कौन सा वोल्टेज, ये पीक वोल्टेज नहीं है ना, पीक वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज ये नहीं है, ये है आरएमएस वोल्टेज। आरएमएस वोल्टेज दिया हुआ है तो आई आरएमएस बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, भी आरएमएस और डिवाइडेड बाई क्या, आर। तो भी आरएमएस कितना है भाई 220 और डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है भैया, तो 100 ओम। तो ये 10 10 खत्म, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2.2 एम्पियर। यही हमारा क्या निकल गया, आई आरएमएस। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में यहां जो देता है ये जनरली, आप जनरली क्या हमेशा ये जो वोल्टेज देता है ये आरएमएस वोल्टेज होता है, अनटिल अदरवाइज इट इज मेंशन्ड कि ये पीक वोल्टेज है, नहीं तो उसको क्या लेना है, आरएमएस वोल्टेज ले लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सीरीज एलसीआर सर्किट द फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करंट इज, देखो इसमें सबसे पहले आप लोग फेजर डायग्राम क्या करो, ड्रॉ कर लो। इधर रेजिस्टेंस लेते हैं, ऊपर एक्सएल और इधर एक्सी, और आई को जो लिखते हैं हम आपको क्लास में बताए भी थे, सबको बताए हैं। आई को जो लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं, आई एम साइन ओमेगा टी और माइनस फाइव, यहां फाइव नेगेटिव साइन के साथ लिखना है, यहां ओमेगा टी माइनस फाइव लिखते हैं, तब ये वाला डायग्राम आएगा। अब इसमें रिजल्टेंट जो है हमारा क्या, इसी को जेड बोलते हैं। अगर एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल बड़ा है तो ये यहां क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी, और ये एंगल हमारा फाइव, फेज कांस्टेंट आता है, तो tan फाइव बराबर क्या हो जाएगा बेटा, अगर ये डायग्राम आप लोग रख लीजिए। ये फेजर डायग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपको ये डायग्राम क्या है याद है तो आप फट से उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उसका, जो भी पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, तो tan फाइव बराबर एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, ये तो ऑप्शन 1 ही, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर इसमें करंट पूछा होता कि करंट बताइए, तो करंट में यहाँ फाइव क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ ही आएगा, तो ये माइनस फाइव। और अगर एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल होता, नीचे चला जाता बेटा, ये अगर ये हो जाता एक्सी ग्रेटर, तो ये एक्सी माइनस एक्सएल ये नीचे जाता, तो फाइव यहाँ क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। यहाँ चूंकि नेगेटिव साइन है, यहाँ क्या है हमारा नेगेटिव साइन है, फाइव ऑलरेडी नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है बात, तो वहां उस केस में क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव, क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, बताइए रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है कि अल्ट्रावायलेट रेज का, कि इंफ्रारेड का, कि गामा रेज का। ये तो प्योरली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, इसमें याद रखिएगा कि गामा रे का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हाईएस्ट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन फॉग, इसमें भी याद रखिएगा ये इंफ्रारेड,
देखे भी होंगे, इंफ्रारेड कैमरा नहीं होता है, तो इंफ्रारेड इसका आंसर हो जाएगा। A virtual image larger than the object is formed in concave mirror. Concave mirror में बनता है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा है द इमेज फॉर्म बाय अ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप चूंकि ऑब्जेक्ट को बहुत नजदीक रखता है, यानी कि फोकस के अंदर, तो इमेजिनरी तो बनेगा ही और इरेक्ट बनेगा। ये इस तरह का देखिए, ये हमारा लेंस है, यहां फोकस के अंदर डाल दिए, ये मान लिया सेंटर है, ये मान लिया फोकस है, तो आपको एक रे तो ऐसे आया, तो ये तो ऐसे चला जाएगा, है ना, रिफ्लेक्ट होकर के, इसको पीछे बढ़ा दीजिए कुछ पीछे, है ना। दूसरा रे आप ऐसे ले लो, कैसे ले लो, ऐसे ले लो, तो या फिर दूसरा रे आप ऐसे ले लो, इसको पीछे बढ़ाओ, तो ये हमारा इमेज बनेगा इस तरह का। तो क्या है, वर्चुअल इमेज बना ना। इधर चूंकि रे तो इधर इंटरसेक्ट कर नहीं रहा, इधर तो डाइवर्ज कर गया, तो इधर रे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये वाला इमेज कैसा बना, वर्चुअल, इमेजिनरी एंड इरेक्ट, मैग्निफाइड होता है। विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन किए हम लोग क्या मतलब जो डिफाइन किया है, म्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई वी, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अब v बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो f i इंटू लैम्डा। f किस चीज पर डिपेंड करता है, सोर्स पर डिपेंड करता है, तो यहां c बाई f जो है, c बाई f जो है, ये तो हमारे कांस्टेंट ही होगा। c बाई f एक्चुअल में वेवलेंथ ही है, तो ये तो वैक्यूम में वेवलेंथ कांस्टेंट है, तो लैम्डा नॉट बाई लैम्डा। अरे भाई v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होगा ना, तो लैम्डा बराबर v बाई एफ, तो यहां पर क्या है c बाई एफ, यानी कि वैक्यूम में वेवलेंथ, तो लैम्डा नॉट बाई लैम्डा, तो लैम्डा नॉट तो भाई कांस्टेंट है ना बेटा, तो डिपेंड इस पर करेगा, इस लैम्डा पर डिपेंड करेगा, मीडियम चेंज करेगा तो लैम्डा चेंज करेगा, ये वाला लैम्डा। तो लैम्डा अगर बढ़ा रहे हैं, क्या कहता है, इंक्रीज इन वेवलेंथ, इसको बढ़ाएंगे तो म्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वाज गिवन बाय। देखो ये आपका याद करिए, क्लास में भी हम पढ़ाए थे और आप लोग भी याद करिए कि ये जो वेव फ्रंट है ना, वेव फ्रंट, वेवलेट्स, ये सब कंसेप्ट कौन दिए थे, हाइगन्स साहब, याद रखिएगा, हाइगन्स साहब दिए थे, है ना, हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ते हैं। एवरी सोर्स, every point on the wave front act as secondary source of wave called secondary wavelets। ये कौन बताए थे, हमारे हाइगन साहब बताए थे, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, टू वेव्स whose intensities are in the ratio 9:1 produce interference, the ratio of maximum and minimum intensities will be। दो वेव्स है जिनका इंटेंसिटी जो है 9:1 के रेशियो में है। दोनों वेव का इंटेंसिटी मान लेते हैं कि एक वेव का क्या है भाई I1 और दूसरे वेव का क्या है बेटा I2। तो हमको क्या दे रखा है, I1 बाई I2 इज इक्वल टू 9 दे रखा है। कहता कोई इंटरफेरेंस होगा, रेशियो ऑफ मैक्सिमम, इंटरफेरेंस होगा, अगर इंटरफेरेंस होगा तो उसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होता है उसका हम फॉर्मूला क्या होता है बताए थे, I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos phi, where phi is the phase difference between the two interfering waves। तो phi phase difference है। फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए phi का वैल्यू क्या करेंगे 0, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट के अंदर I1 I2। फिर मिनिमम इंटेंसिटी के लिए क्या हो जाएगा phi का वैल्यू पाई -1, -1 जब होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस 2 स्क्वायर रूट के अंदर I1 I2। क्लियर है। अब मैक्स बाई मीन कर देना है, तो I मैक्स बाई I मीन, ये क्या हो जाएगा, तो I1 प्लस I2 ऊपर लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट के अंदर I2 डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस 2 स्क्वायर रूट के अंदर I1
I2 ऊपर नीचे आप I2 से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, I2 से डिवाइड कर दो, तो ये ऊपर आएगा I1 बाई I2, लिख देते हैं थोड़ा सा, I1 बाई I2, ये हो जाएगा 1 प्लस 2, I2 से डिवाइड किए हैं तो एक I2 कटेगा तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, I1 बाई I2, क्लियर। नीचे भी आ जाएगा I1 बाई I2 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट के अंदर I1 बाई, अब I1 बाई I2 हमको पता है 9, तो बस इसमें पुट कर दो, आप पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 2 इंटू I1 बाई I2, 9 है, 9 इसमें डालेंगे तो 3 होगा स्क्वायर रूट, तो यहाँ 3 हो जाएगा, फिर नीचे भी 9 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 9 1 10 6 16 बटा 9 1 10 में से 6 गया 4, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4:1। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन से डरना नहीं है, अगर कैलकुलेशन आए और अगर आप फॉर्मूला वगैरह करेक्ट यूज कर लिए हैं तो डरना नहीं है, कंसेप्ट करेक्ट यूज करिए और आगे जाइए, आंसर तो आना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। पहले ये एप्सिलॉन नॉट है क्या, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको क्या बोलते हैं बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब हम लोगों को तिकड़म लगाना पड़ेगा एप्सिलॉन, अगर आपको याद है तब तो फट से ऑप्शन मार दीजिएगा टून से, अगर नहीं याद है तो तिकड़म लगाना पड़ेगा, ठीक है। याद है तो फिर याद रखिएगा कि यही वाला हो जाएगा, 2 नंबर होता है। नहीं याद है तो देखिए गॉस लॉ लगाते हैं, क्या होता है, EA बराबर Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, यानी कि एप्सिलॉन नॉट बराबर हमारा क्या आ जाएगा, Q बाई EA, है ना, Q बाई EA। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, E को लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो एक चार्ज ऊपर चला गया तो Q स्क्वायर बाई F, अब ऊपर नीचे लिखिए, Q का IT I स्क्वायर T स्क्वायर, F का ML T माइनस 2, और एरिया का क्या हो जाएगा फिर L स्क्वायर, एरिया का L स्क्वायर। तो देखिए क्या हो गया, M माइनस 1, हाँ ये तो कट गया, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, देखिए ये वाला होता है कि नहीं, M माइनस 1 और I स्क्वायर, है ना, I स्क्वायर और T का पावर 4 और L क्या हो जाएगा, L 2 और 1 3 ऊपर जाएगा तो -3, देख लीजिए किसमें है, M माइनस 1 L माइनस 3, ठीक है, और T का पावर 4 और I माइनस 2 हो गया। ये I देखो डायमेंशन, ये जो लिखते हैं ना, I यूज करते हैं करंट के लिए या A यूज करते हैं, यहाँ A यूज किया है क्वेश्चन में, ठीक है, तो यहाँ I स्क्वायर है तो ये वाला ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। अगर आपको याद है तब तो आप डायरेक्ट टिक कर देंगे, और अगर नहीं याद है तो ये सब तिकड़म लगाना पड़ेगा कि एप्सिलॉन नॉट किस मैथमेटिकल इक्वेशंस या लॉ में यूज हुआ है, उसको लेकर के बाकी सब का डायमेंशन लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकल जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गॉसस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या है गॉस लॉ, याद करिए, E डॉट dA surface integral of electric field around a closed surface is equal to enclosed charge by epsilon naught, या इसी को हम लोग बोलते हैं phi E, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होता है, Q enclosed by epsilon naught, तो क्या हो जाएगा, phi E is equal to Q enclosed by epsilon, ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। ये तो गॉसस लॉ डायरेक्ट है, याद है तब तो आप इसको सही कर सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो गड़बड़ है, तो छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन अब आप लोग देख लिए हैं तो याद तो है ही। ये कहता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 2 कूलम्स ऑफ चार्ज, 2 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो याद करिए आप लोग, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम विथ नेगेटिव साइन, साइन से यहां मतलब नहीं है, हमको नंबर निकालना है। तो मान लेते हैं कि हम कितना इलेक्ट्रॉन लिए, n इलेक्ट्रॉन लिए, कितना इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर E चार्ज है, तो ये टोटल मिलकर कितना बना है, 2 कूलम, तो इधर 2 लिख दिए, तो n बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 2 बाई E यानी कि 2 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, है ना, तो 10 टू द पावर 19 को ऊपर ले गए तो 2 गुने 10 के पावर 19 डिवाइडेड बाई 1.6, तो इसको कर देंगे हम लोग 20/16, कर देंगे कि नहीं कर देंगे, इंटू 10 के पावर 19, 4 चौक 16, 5 चौक 20, मतलब 5/4 गुने 10 के पावर 19, 5/4 1.25, 5/4 1.25 ही तो होगा ना, और 10 के पावर 19,
ई तो कट गया, ये भी कट गया, 1.25 नहीं, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया, है ना। समझ में आया बात, सीधा सीधा था। अगर आपको ये याद है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है तो एन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना है वो निकालेंगे, एन का वैल्यू हम लोग निकाल दिए। ये क्या कहता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ इट्स कैपेसिटी, यानी कि कैपेसिटेंस पूछ रहा है। सी बराबर होता है बेटा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये तो ऑब्वियस है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, ए क्या है प्लेट का एरिया, और डी क्या है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ये ऐसा कुछ है, ये हमारा सेपरेशन है, इसका एरिया दोनों का क्या है, प्लेट है, प्लेट ऐसा। अब देखिए कहता है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हाफ, मतलब इन दोनों प्लेट को क्या कर दिया गया है, क्लोज और कर दिया गया है। मान लेते हैं कि कैपेसिटेंस हो गया सी डैश, तो सी डैश बराबर क्या लिखेंगे, एरिया तो वही है, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ही है, ये डी बाई 2 हो गया। इसको लिख देंगे फिर हम लोग 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या है सी, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। ओरिजिनल जो कैपेसिटेंस था उसका क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया, इंक्रीजेस 2 टाइम्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। ये सेल है, सेल के ऊपर क्या है भैया, चार्ज है। तो याद करिए सेल के ऊपर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज सेल क्या होता है बेटा, जीरो। इसको आप गॉसेस लॉ से भी दिखा सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल जीरो है तो भी क्या होगा, या तो जीरो होगा या कांस्टेंट होगा, तब भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड चार्ज स्फेरिकल सेल इज कांस्टेंट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड चार्ज स्फेरिकल सेल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हो गया अभी खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से 25 क्वेश्चन जैक बोर्ड का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। और अभी ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है पिछले 10 साल का, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 और 2016, पूरे 10 साल का हम लोग डिस्कस करेंगे। 5 दिन लगे, 7 दिन लगे, उसके बाद फिर हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। और यह सीरीज चलता रहेगा जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं जाए। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, आधा अधूरा मत देखिए, पूरा देखिए, और जो बता रहे हैं उसको समझिए। और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है बेटा तो वीडियो देख करके जो ऑप्शन लगा रहे हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन का, उस ऑप्शन को कम से कम याद रखिए। तो भी आप लोग अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव सीरीज भी आप देख लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव सीरीज भी अगर जो आप लोग देख लेते हैं तो भी आप लोग कम से कम 25 नंबर तो ला ही सकते हैं। और अगर पूरा सीरीज आप लोग देख लेते हैं तो 70 में 65, और अगर आप प्रॉपर ढंग से देखते हैं कंसंट्रेट होकर तो 70 में 70 मार्क्स आ सकता है। ठीक है, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, जल्दी हम लोग आप लोगों के लिए कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, चिंता मत करिए, हम लोग आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।